आतंकवाद के आका, मानवाधिकार को ठेंगा पर रखने वाले देश पाकिस्तान ने एक और बड़ी गुस्ताखी कर दी है। दरअसल कूटनीतिक लड़ाई में मात खाने के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। भारत ने इस फैसले पर सख्त एतराज जताया है। गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में पाकिस्तान सरकार के विरोध की ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। पाक सरकार के जुल्म सितम से परेशान आम नागरिक और कारोबारी इस तरह सड़कों पर उतरने के आदी हो गए हैं। अक्सर ऐसे प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दिया जाता है। इसे लेकर पिछले काफी महीने से गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में कई प्रदर्शन हो चुके हैं। 9 साल से जेल में बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए प्रदर्शन पिछले काफी समय से चला आ रहा है। एक तरफ पूरे इलाके पर जबरन कब्जा और दूसरी तरफ वहां के नागरिकों पर जुल्म सितम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे ध्यान भटकाने के लिए इमरान सरकार ने एक नया हथकंडा अपनाया है। रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया। ये ऐलान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने गिलगित की एक चुनावी रैली में किया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है। लेकिन मुझे पता है कि यहां के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूं। वाह इमरान वाह, कमाल है। जबरन कब्जे वाले इलाके को प्रांतीय दर्जा देकर किसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हो। भारत ने पाकिस्तान के इस ऐलान का सख्त विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान की अवैध और जबरन कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्र में भौतिक परिवर्तन लाने की कोशिश को पूरी तरह अस्वीकार करती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 1947 में हुए वैध विलय के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। जबरन कब्जा किए गए क्षेत्र पर पाकिस्तान सरकार को किसी तरह का दखल देने का अधिकार नहीं है। ऐसी कोशिशों में पाक अधिकृत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ पिछले 7 दशक से जारी मानवाधिकार के उल्लंघन, अत्याचार और उन्हें आजादी से वंचित रखने की सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। भारत सरकार ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान इन भारतीय इलाकों की दर्जा बदलने की बजाय तत्काल सभी अवैध कब्जे को खाली करे। हद तो यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस ऐलान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले ही इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव का ऐलान किया था। नवंबर में होने वाले इस चुनाव को लेकर भी भारत की तरफ से सख्त ऐतराज जताया गया है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान सरकार के खिलाफ लगातार विरोध की आवाजें उठती रही हैं। वहां पाकिस्तान के खिलाफ ही रैलियां निकाली जा रही हैं। चुनाव के साथ अंतिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान कर पाकिस्तान सरकार बढ़ते असंतोष पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटी है। साथ ही इसे पुलवामा हमले पर अपने ही मंत्री फवाद चौधरी के बयान और विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर विपक्षी नेताओं के खुलासे से हुई बौखलाहट के नतीजे के रूप में भी देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान आतंक को पालने वाला देश है। दरअसल कल जम्मू कश्मीर में पुलिस और सीआरपीएफ ने उसके पालतू एक और आतंकी को मार गिराया। कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के मास्टरमाइंड हिजबुल चीफ डॉक्टर सैफुल्लाह को कल एक साझा ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया। मातम की ये तस्वीर कुलगाम के काजीगुंड की है। आतंकी हमले में मारे गए बीजेपी के उन 3 कार्यकर्ताओं के ये परिजन हैं। जिन दहशतगर्दों ने इन निर्दोषों को जख्म दिए, उसके मास्टरमाइंड को कल पुलिस और सीआरपीएफ के एक साझा ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया।
श्रीनगर के रानग्रेथ इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये तस्वीर कुख्यात आतंकवादी डॉक्टर सैफुल्लाह की है। सैफुल्लाह कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ के रोल में था। सैफुल्लाह के साथ एक संदिग्ध भी पकड़ा गया है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एचएम का चीफ मारा जाना छोटी बात नहीं है। नहीं, जिंदा को मिलिटेंट नहीं पकड़ा गया, एक सस्पेक्ट पकड़ा गया जिसको पूछताछ हम कर रहे हैं। सैफुल्लाह ने इसी साल मई में रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद हिजबुल चीफ की जगह ली थी। सैफुल्लाह सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए करीब दर्जन भर हमलों में शामिल था। लंबे समय से सुरक्षा बलों को उसकी तलाश थी। पिछले दिनों कश्मीर घाटी के कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के 3 नौजवान कार्यकर्ताओं की हत्या का मास्टरमाइंड ये सैफुल्लाह था। इसने कश्मीर के अंदर आतंक मचा के रखा था, लेकिन भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में इस दुर्दांत आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया गया है। बताया जाता है कि सैफुल्लाह सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश तैयार करने के अलावा कश्मीर में आतंकवाद के नाम पर टेरर टैक्स वसूलता था। फलों के बाग, अफीम की खेती करने वाले उसके टारगेट होते थे। बताया जाता है कि सैफुल्लाह ने मेडिकल की पढ़ाई की थी और वो मुठभेड़ में जख्मी आतंकवादियों का इलाज भी करता था, इसीलिए उसका नाम डॉक्टर पड़ गया था। अब ये मानिए कि एचएम का चीफ कमांडर है डॉक्टर रियाज नाइकू के बाद, जो मरने के बाद, जो रियाज नाइकू जो मारा गया था मई में, उसके बाद ये पोस्ट लिया था एचएम चीफ का। ये पुलिस सेफ्टी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। हिजबुल चीफ का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। संदेश साफ है, या तो सरेंडर करो या गोली खाओ। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से कमलजीत के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में दूसरे चरण में कल 94 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। तेजस्वी ने अकेले ताबड़तोड़ 17 रैलियां की, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 4 रैलियां की। पीएम ने अपनी रैलियों में लालू और तेजस्वी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। दूसरे चरण के रण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मगर इस शुरुआत के पहले बिहार में चुनावी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बिहार में दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होने हैं वहां वहां पूरा दमखम लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 रैलियां की। हालांकि पहले पीएम की सिर्फ 3 रैलियां होनी थी, मगर बगहा की रैली बाद में जोड़ी गई। पीएम ने शुरुआत छपरा से की। छपरा के बाद वो समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर के बाद प्रधानमंत्री मोतिहारी पहुंचे और मोतिहारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगहा में गरजे। चारों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर लालू के समय का जंगल राज रहा। जंगल राज वालों ने बिहार में भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया। जंगल राज ये शब्द तेजस्वी के लिए इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है और शायद इसीलिए उन्होंने पार्टी के पोस्टरों से भी लालू और राबड़ी को आउट कर दिया है। लेकिन यही शब्द बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आजकल नीतीश के काम से ज्यादा जंगल राज की बातें इन चुनावों में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में उस दौर के शासन की तुलना लकड़सुंभा से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि बिहार का रण जीतने के लिए उन्हें कब, किस मौके पर क्या कहना है, ताकि विपक्ष पर चोट पड़े और अपने पक्ष में वोट पड़े। इसलिए पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी पर बराबर का निशाना साधा। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे तो उधर तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी भी प्रधानमंत्री पर तीखा निशाना साध रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा था कि यही का चीनी का मिल जो है चालू कराएंगे और यही चीनी का चाह बोला था, नहीं बोला था? बोलेंगे तो बहुत कुछ बोले थे, लेकिन स्थानीय मुद्दा ये बड़ा मुद्दा। तेजस्वी जिस दिन से प्रचार में उतरे हैं, उसी रोज से वो 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। कमोबेश अपनी हर रैली में वो रोजगार दिलाने की बात करते हैं, मगर रोजगार के साथ साथ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करना नहीं भूलते। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है। तो बिहार में चुनावी रण में बयानबाजियों का दौर बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण में विधानसभा की 94 सीटों पर मतदान होंगे। दूसरे चरण में कुल 1661 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब इन मतदाताओं के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब सिर्फ धड़कनों का शोर है जो प्रत्याशियों के दिल में तेज हो रही है। इंतजार है 3 नवंबर का, जब बिहार का मतदाता घर से बाहर निकलेगा और बेहतर बिहार के लिए मतदान करेगा। आज तक ब्यूरो। अगली खबर का रुख करेंगे। योगी सरकार लगातार लव जिहाद का मुद्दा गंभीरता से उठाती रही है। अब योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसने एक बार फिर देश की सियासत को गर्म कर दिया है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। देवरिया की रैली में योगी ने ऐलान किया कि वो जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे। योगी ने शादी के पहले धर्म परिवर्तन को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। अगर कानून बन जाता है तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून होगा। और यह कानून कितना सख्त होगा, इसका ट्रेलर भी योगी आदित्यनाथ ने अपने सख्त लहजे में जारी कर दिया है। देश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। उधर योगी के इस ऐलान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। विपक्ष लगातार योगी को घेरने की कोशिश कर रहा है। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है। फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है, सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज ना समझ में आती, ना उनको कुछ मालूम। हालत उत्तर प्रदेश की पिछले 3-4 सालों में हमने देखी है। वो हालत बिल्कुल पूरे विश्व में हमारा सर नीचे झुक जाता है। जिस तरह की कानून व्यवस्था वहां की होगी, उनको कहिए जरा वहां ध्यान दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने में कुछ अड़चने भी हैं। मसलन मौजूदा कानून में लव जिहाद जैसे शब्द की कोई परिभाषा नहीं और न ही किसी केंद्रीय एजेंसी ने ऐसे किसी केस की जानकारी दी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पिछले 3 सालों से यूपी की सियासत में बार बार उठने वाला ये मुद्दा कानून का रूप कैसे लेगा। योगी इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार करेंगे और लव जिहाद को कैसे कानूनी तौर पर परिभाषित किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में गुर्जर समुदाय के आंदोलन ने एक बार फिर से दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेनों की आवाजाही पर असर डाला है। कल गुर्जर समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए थे। इस वजह से पश्चिम रेलवे को एहतियातन 7 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शनिवार को यह सहमति बनी कि गुर्जर समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। उससे पहले गुर्जर नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारी पिछले 2.25 साल से वही है जो थी, हमने कुछ नहीं बदली। हम अपने गोल नहीं बदलते भाई साहब, हम अपने वक्तव्य नहीं बदलते। हम गुर्जर हैं, हम सच्ची बात करते हैं,
हम सीने पे गोली खाते हैं। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, प्रदर्शन ना हो इसके लिए तमाम एहतियातन इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बैसला का हम बयान सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि हम गोली तक खाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में किस तरीके से वहां पर यह सुनिश्चित हो सकेगा कि शांति बहाल रहे? नया ये अजीब आंदोलन हो गया है। राजस्थान सरकार कह रही है कि इनकी सारी मांगे मान ली है। इन्होंने ने कहा कि मंत्री आके ट्रैक पर बताएं। मंत्री गए वहां ट्रैक पर बताने के लिए, तो कोई बात करने के लिए नहीं मिला। कर्नल प्रियोसी बैसला बोल दी कि मेरी तबीयत खराब है, और उनके बेटे विजय बैसला ने मोबाइल ऑफ कर लिया। वहां पर ऐसा दो गुट हो गया है गुजरों में। एक कह रहा है कि हमारी बात सरकार से हो गई है, दूसरा आंदोलन पे उतारू है। कर्नल प्रियोसी बैसला लगातार छात्रों को समझाते रहे कि ट्रैक पर मत जाओ, उसके बावजूद जाके ट्रैक पर बैठ गए। उसके बाद वहां से कर्नल प्रियोसी बैसला अपने घर चले गए, जो अब तक नहीं आए। तो वहां एक नेता विहीन आंदोलन हो गया है, जो किससे बात करें और क्या करें। इसलिए सरकार ने वहां करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस फोर्स तो लगाई है, कि वो जो ग्रामीण इलाका है जहां से पटरी गुजरती है, वहां पर किसी तरह के फोर्स को नहीं भेजा गया है। और सरकार अब इंतजार कर रही है कि वहीं से कोई वार्ता के लिए आए। अब सरकार वहां पर वार्ता के लिए जाने की मूड में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में चुनावी सफर अपने शबाब पर है। अंतिम दिन सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 94 सीटों के इस दूसरे रण में सभी दल बाजी मार लेना चाह रहे हैं। दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन बिहार की सड़कों पर चुनाव का शोर कुछ ज्यादा ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ बीजेपी को एहसास दिला रही है कि वो एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बना लेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को लुभाने का हर जतन कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बाबू राजेंद्र प्रसाद 1974 की संपूर्ण क्रांति के जनक, जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर और गोरखनाथ के भूमि भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के नमन करता ने। प्रधानमंत्री एक तरफ भोजपुरी बोलकर बिहार की जनता को आकर्षित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे केंद्र के साथ मिलकर बिहार की सरकार बिहार के लोगों के लिए विकास कार्यों में लगी है। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है। चुनाव बिहार का है, मगर इस चुनावी चकल्लस में राष्ट्रवाद का पताका भी लहरा रहा है। इसीलिए पीएम अपनी रैलियों में शहादत को सलाम करना नहीं भूलते और पाकिस्तान के मार्फत विपक्षियों पर निशाना साधते हैं। सुविधा, सम्मान और सुअवसर में किसी के साथ भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। यही तो सुशासन का भी लक्ष्य है। नीतीश जी के नेतृत्व में इसी लक्ष्य को पाने के लिए बिहार में एनडीए ने लगातार काम किया है। बीजेपी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। जिस तरह उनके खिलाफ आरजेडी, कांग्रेस के अलावा चिराग पासवान ने मोर्चा खोला है, उसने नीतीश को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। इसीलिए वो चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। शाम होने के बाद कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था, और जिस तरह से हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की।
प्रचार के रण में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे हुए हैं। वो भी अपने अंदाज में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने पेट्रोल, डीजल, प्याज, टमाटर, आलू सब 80 रुपए किलो मिलने लगा है। मैं मुबारकबाद देता हूं नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को। तो चुनावी वार जोरदार है, प्रत्याशी कोई चूक नहीं करना चाहते। इसी कड़ी में भागलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा ने रोड शो किया। इस रोड शो में अजीत शर्मा ने अपनी अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा से प्रचार कराया। तो दूसरे चरण में प्रचार समाप्त हो चुके हैं। अब इंतजार 3 नवंबर का है, जब अपना मुस्तकबिल चुनने के लिए जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा हमले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। इस मुद्दे पर विपक्ष के रुख को बीजेपी किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अन्य पार्टी नेताओं ने बिहार के चुनावी संग्राम में पुलवामा, पाकिस्तान और चीन जैसे मसले को बार बार उछाला है। देश की एकता और अखंडता का सवाल हो, देश के स्वाभिमान को सवाल हो। उनके द्वारा गलतफहमी पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि चीन भारत की सीमा में 1200 स्क्वायर किलोमीटर घुसा है। क्या बिहार के लोगों को देश की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अहमदाबाद में पीएम ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान का झूठ लोगों के सामने रखा, तो बीजेपी के अन्य नेताओं ने उसी पुलवामा का जिक्र कर बिहार में सियासी संग्राम उछाल दिया। राहुल जी, आपने उस समय तो हमारे सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर और सेना के जवानों की नीयत के ऊपर सवालिया निशान लगाया, लेकिन यदि पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया है, अब तो आपको बोलना चाहिए, अब तो बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है। अब चुप्पी साध कर बैठे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव के पहले दौर के प्रचार में आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई थी। बिना नाम लिए तेजस्वी को जंगल राज का युवराज तक बता दिया था, लेकिन बीजेपी ने अपना इरादा जता दिया कि बिहार के चुनावी समर में किन मुद्दों को गरमाना है। बहनों भाइयों, भारत चीन सीमा पर हमारे बहादुर सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहनों भाइयों, जितनी भी प्रशंसा की जाए। बिहार के चुनाव में महागठबंधन लगातार रोजगार, विकास जैसे मुद्दों को तूल देता रहा है, लेकिन बीजेपी विरोधियों की सोच पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन क्या बिहार के लोगों को देश की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये कौन सा सवाल है? एक बिहारी के रूप में मुझे पीड़ा हुई है। क्या बिहार के लोगों को देश की सुरक्षा, सेना के साहस की चिंता करने का अधिकार नहीं है? ये बहुत गलत सोच है। बिहार के लोग समझते हैं और समझेंगे। बिहार के चुनाव में बीजेपी नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि चौथी बार भी नीतीश को सत्ता संभालने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एनडीए का जोर पाकिस्तान चीन से जारी तनाव को उछालने पर है, तो विरोधी अब एनडीए के पाकिस्तान और चीन वाले राग पर ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि पीएम मोदी नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते। हर बार जब भाजपा को हार नजर आती है तो वो पाकिस्तान की शरण में चली जाती है। भाजपा और मोदी जी के पास नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास बिहार में भयंकर बेरोजगारी का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास बिहार में किसान को फसल की दाम न देने का जवाब नहीं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को जब भी हार दिखती है तो वो पाकिस्तान का मुद्दा उछाल देती है। जब जब भाजपा चुनाव हारने लगती है, जब जब भाजपा के आगे हार दिखती है, वो पाक की परस्ती में लग जाती है, पाकिस्तान की शरण में पहुंच जाती है और राजनीति करने लगती है हमारे सैनिकों, हमारे शहीदों के बलिदान का। आज बिहार चुनाव के दूसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन है। 7 नवंबर को होने वाले आखिरी दौर के मतदान के लिए
सियासी संग्राम का भी जोर पकड़ना तय है। ऐसे में ये तय है कि बीजेपी राष्ट्रवाद और देशभक्ति के रथ पर सवार होकर फतेह की पूरी कोशिश करेगी। अहमदाबाद से गोपी घंघर, गोपालगंज से सुनील तिवारी और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया में इस वक्त फ्रांस की चर्चा है क्योंकि दुनिया भर के मुस्लिम फ्रांस से नाराज हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फ्रांस से उठे इस मुद्दे पर का असर भारत में भी दिखाई दे रहा है, जहां जगह जगह विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन भारत के 100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने कट्टरता के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ सख्ती को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम सड़कों पर है। भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार सख्त एक्शन की चेतावनी दे रही है। इसके बावजूद एमपी के अलीराजपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के पोस्टर जमीन पर चिपका दिए गए, जिसे लेकर हंगामा मच गया। सुबह आनन फानन में नगर परिषद के कर्मचारियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद इसे निकाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। वहीं धर्म के नाम पर फ्रांस में हो रही हिंसा को लेकर भारत के बुद्धिजीवियों का वर्ग भी सामने आया है। 100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने बयान जारी करते हुए हिंसा की निंदा की है, जिसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, प्रशांत भूषण जैसे दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये लोग धर्म के नाम पर हाल ही में अंजाम दी गई हत्या की घटनाओं की स्पष्ट रूप से और बिना शर्त निंदा करते हैं। सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्याओं को उचित ठहराने संबंधी भारतीय मुस्लिमों के कुछ स्वघोषित अभिभावकों के ऊटपटांग तर्क से बहुत आहत हुए हैं और कुछ राष्ट्राध्यक्षों की अस्वीकार्य टिप्पणियों की भी निंदा करते हैं। इससे पहले शार मुनव्वर राणा ने विवादित बयान देते हुए फ्रांस में हुई हिंसा को जायज ठहराया था। आप अल्लाह का कार्टून बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं? आप गॉड का बनाइए, तो गॉड को तो वो खुद मानते हैं। आप हजरत ईसा का कार्टून बनाइए तो आप उनका तो नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? किसी को इतना मजबूर न करो कि वो एग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। वहीं फ्रांस की ओर से इस्लामिक कट्टरता को लेकर फिर सख्त संदेश दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि लोगों की नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन इसके नाम पर किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। À la fois dans un sentiment de tristesse, d'unité aussi et de colère, je dirais à l'international, pour attaquer la France. उधर फ्रांस में हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मजहबी कट्टरपंथियों के निशाने पर आए फ्रांस में हिंसा की एक और गंभीर घटना हुई। लियोन शहर के एक चर्च में पादरी पर जानलेवा हमला हुआ। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरी को गोली मारकर हमलावर भाग निकला। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पेट में गोली लगने से पादरी की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। इससे पहले नीस शहर में 2 दिन पहले एक चर्च में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लगातार फ्रांस के चर्चों में हो रहे हमले को लेकर भी भारी तनाव देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। फ्रांस में पैगंबर के कार्टून को लगातार प्रकाशित किए जाने से मुस्लिम देश नाराज थे। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या के बाद कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम देशों में मैक्रों को शैतान का पुजारी कहा जाने लगा। मुस्लिम देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन चरम पर है। पाकिस्तान में मैक्रों के पुतले फूंके जा रहे हैं। ईरान में मैक्रों को राक्षस कहा जा रहा है। इराक में भी मैक्रों के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे कई और मुस्लिम बहुल देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को निशाने पर लिया जा रहा है। इन देशों से फ्रांस के नागरिकों और उनके राजदूतों को निकाल बाहर करने और फ्रांस में बने उत्पादों के बहिष्कार की मांग भी तेज हो गई। और यहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ सुरीगा
लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम दुनिया को ये चाहिए कि हर किस्म की फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, उसको फौरन स्टोर से उसको रिमूव किया जाए। दरअसल 16 अक्टूबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभिव्यक्ति की आजादी की क्लास में एक टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया तो चेचेन मूल के छात्र ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी। कई मुस्लिम देशों में जहां इसका समर्थन किया गया, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे आतंकी हमला करार दिया। यही नहीं, उन्होंने फ्रांस के कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया धर्म संकट के दौर से गुजर रही है। इस बात से भड़के तमाम मुस्लिम देशों ने मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। वहीं फ्रांस के बहिष्कार की मुहिम का नेतृत्व किया तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने अपने देशवासियों से फ्रांस का सामान न खरीदने की अपील की। एर्दोगान और फ्रांस के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। शार्ली एब्दो ने एर्दोगान का मजाक उड़ाने वाला कार्टून प्रकाशित किया, जिससे तुर्की भड़क गया। एर्दोगान ने कहा कि मैक्रों को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वहीं उन्होंने पूछा कि इस शख्स को मुसलमानों और इस्लाम से क्या समस्या है। एर्दोगान का आरोप था कि मैक्रों इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। फ्रांस और तुर्की नाटो के सहयोगी हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर तुर्की ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के साथ खड़ा है। उधर एर्दोगान के सुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सुर मिलाया और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस्लामोफोबिया वाले कंटेंट पर रोक लगाएं। फेसबुक के जो ओनर हैं जुकरबर्ग, उनको भी इमरान खान साहब ने, वजीर आजम ने एक खत तहरीर किया है जिसपे उन्होंने डिमांड किया है कि इस्लामोफोबिया पर सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, उसका कंप्लीट जो है वो बैन किया जाए। हालांकि जोश में होश खो बैठी पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पास कर अपनी फजीहत करा ली। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में है हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके खिलाफ है ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जाती है। उसने फ्रांस से अपना राजदूत बुलाने का प्रस्ताव पास कराया, जबकि 3 महीने से पेरिस में उसका कोई राजदूत था ही नहीं। पिछले राजदूत को चीन का राजदूत बना दिया गया था। तुर्की और पाकिस्तान दोनों आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों कट्टरवाद को बढ़ावा देकर अपने लोगों का ध्यान बांटने में जुटे हैं। लेकिन फ्रांस का विरोध उन देशों में भी हो रहा है जो आमतौर पर ऐसे विवाद से दूर रहना चाहते हैं। कुवैत और यमन के सुपरमार्केट और दवाइयों की दुकानों से फ्रांस के उत्पादों को हटा दिया गया है। इन देशों को इस्लाम पर दिए गए मैक्रों के बयानों से आपत्ति है। कुवैत में 70 दुकानें चलाने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 23 अक्टूबर को ही फ्रांस के सामानों के बायकॉट का आदेश जारी कर दिया था। मुस्लिम देशों में विरोध बढ़ता देख फ्रांस ने इन देशों में अपने नागरिकों को सुरक्षा का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। आज तक ब्यूरो। मास्क पहनो और 1 किलो प्याज मुफ्त में ले जाओ। जी हां, मास्क को प्रमोट करने के लिए पश्चिम बंगाल के बर्दवान शहर में एक संगठन ने अनोखा तरीका निकाला है। बर्दवान शहर के करजन गेट परिसर में पल्ला रोड पल्ली मंगल समिति ने मास्क पहनने वालों को इनाम के तौर पर 1 किलो प्याज बिल्कुल मुफ्त में दिया। जो लोग बिना मास्क के बाहर निकले उन्हें मास्क दिया गया। दुर्गा पूजा के बाद पूर्वी बर्दवान जिले में कोविड मरीजों की संख्या रोजाना करीब 100 की रफ्तार से बढ़ रही है। इसकी मास्क को लेकर लोगों की लापरवाही बताया जा रहा है।